चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप इन गिरावटों से परेशान हैं, टेंशन है, तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर 2 महीने, साल भर, 2-5 साल के लिए ही मार्केट में ये सोचते हैं कि कभी उस पर बैड न्यूज़ नहीं आएगी, कभी मार्केट बिल्कुल सही चलती रहेगी। भैया अगर सही मार्केट चलती रही ना, 1-2 लाख के शेयर हो जाएंगे, ये आप समझ लेना। इसलिए तो जब मेरी एक विधि है कि जो भी शेयर हो, और अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है तो भैया फिर थोड़ा प्रॉफिट तो बुक करके चलना ही पड़ता। पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं वो ही गिर रहे हैं, या फिर अंबानी, अडानी, टाटा, अलग अलग अच्छे ग्रुप के शेयर और पेनी स्टॉक भी गिर रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, REC, PFC, इड़ा, जो अचानक से आपको सुजलॉन पहले गिरता हुआ देखने को मिला, वैसे गिरा तो आज भी है, किस न्यूज़ से गिरा था पहले, या फिर REC, PFC, इड़ा जिस वजह से गिरे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सर JP एसोसिएट के बारे में, क्योंकि JP एसोसिएट जब कुछ चीज़ें में विफल हो जाता है तो उसका फ़र्क JP पावर पर भी पड़ता है, तो उसके बारे में भी आज हम एक चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं वो ही गिर रहे हैं, या फिर अंबानी, अडानी, टाटा, अलग अलग अच्छे ग्रुप के शेयर और पेनी स्टॉक भी गिर रहे हैं। पहले ये भी हमें नज़र पर रखना पड़ेगा। हमारे अंदर की भय जो है वो शेयर मार्केट में किस लिए है? अपने पोर्टफोलियो पर नज़र रखकर या फिर सारे के सारे शेयरों पर नज़र रखकर है। हमें उस वजूद से रूबरू होना पड़ेगा जिस वजूद से बड़े बड़े लोग अपना एक अच्छी छाप शेयर मार्केट में डाल कर गए और डाल रहे हैं। बड़े बड़े वो लोग, दिग्गज लोग, क्या उनको ये गिरावट नहीं दिखती, या इस गिरावट में वो टेंशन लेते हैं? सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर संयम ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, और जो अच्छे शेयर हैं उनके अंदर से भी कभी कभी हमें अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना पड़ता है। मुझे जब ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब शेयर तेज़ी के संकेतों में होते हैं तब कुछ लोग अपनी क्वांटिटी मुझे बताते हैं, सर इतना प्रॉफिट आ रहा है। तो जब मेरी एक विधि है कि जो भी शेयर हो, और अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है तो भैया फिर थोड़ा प्रॉफिट तो बुक करके चलना ही पड़ता है। FIs भाग जाते हैं, DIs प्रॉफिट बुक करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से निवेशक अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। भैया उनको रोका नहीं किसी ने। आज जो मार्केट गिरे या कल जो मार्केट गिरे, किसी भी वजह से गिरे, आपको सुनने को ये मिले इसकी वजह से गिर गई, उसकी वजह से गिर गई, तो वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट तो शेयरों पे डालती है। क्या हम सिर्फ शेयर को ख़रीद कर ये सोचते हैं कि कभी उस पर बैड न्यूज़ नहीं आएगी, कभी मार्केट बिल्कुल सही चलती रहेगी? भैया अगर सही मार्केट चलती रही ना, 1-2 लाख के शेयर हो जाएंगे, ये आप समझ लेना। इसलिए समय पर प्रॉफिट बुक करना, आगे का व्यू बनाना, और ये देखना कि जब शेयर गिर रहे हैं तो भैया सबके गिर रहे हैं या मेरे ही गिर रहे हैं। देखो जब आपके शेयर गिर रहे हैं और सारे शेयर भाग रहे हैं तो समझ लो हमारे शेयरों के अंदर कुछ गतिविधियां हमने सही नहीं रखी उसके अंदर, फिर वो वजूद के साथ हमारे शेयर नहीं है। पर जब सारे जब अडानी गिर रहा है, अंबानी गिर रहा है, टाटा गिर रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां गिर रही हैं, तो फिर किस बात की वो चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप इन गिरावटों से परेशान हैं, टेंशन है, तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर 2 महीने, साल भर, 2-5 साल के लिए ही मार्केट में, लंबा समय अगर आपको बिताना है मार्केट में, ये चीज़ें होंगी, लाजमी होंगी। क्योंकि जब शेयर भागता है तो अच्छे हो रहे हम, जब शेयर गिर रहा है तो बेकार हो रहे हम। ये तो कठपुतली हो गए हम भाई कठपुतली हो गए शेयर मार्केट की। बातों को समझो। अगर आपके पास अच्छे शेयर है, डिविडेंड दे रहा है तो डिविडेंड के माध्यम से लो।
मल्टीबैगर आपने शेयर देखा है तो उसके काम के माध्यम से लो, और अगर आपने शॉर्ट टर्म देखा है तो फिर वो अच्छे शेयरों से भी हो जाता है। पर अगर आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक ही भरे हुए हैं, 80% पेनी स्टॉक हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है फिर हमारा। तो जब हमने अपने द्वारा ही पेनी स्टॉक की एक रेल बना दी, मैंने कहा कि 2 से 5% से ज़्यादा पेनी स्टॉक की तरफ वजूद मत रखो, क्योंकि जब गिरावट होती है तो गिरते तो सभी हैं, पर ये देख लेना आप कि जल्दी बढ़ावट उसी में होगी जो अच्छा शेयर होगा। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक की तरफ कुछ ही निवेशक दौड़ते हैं और अच्छे शेयर की तरफ बड़े बड़ों के साथ छोटे निवेशक भी दौड़ते हैं। ये हमेशा याद रखना। अपना व्यू पॉजिटिव बनाओ, हमेशा पॉजिटिव व्यू इसलिए बनाना है। जो भी आप शेयर ले रहे हो सबसे पहले अपनी एनालाइज के थ्रू लो, काम के थ्रू लो। टारगेट देखने वाली वीडियो के थ्रू लोगे किसी की तो फिर वो तो भाई भगवान ही मालिक है उसका। मैं क्या कह रहा हूँ, काफ़ी लोग जब मुझे क्वांटिटी भेजते हैं, मेरे पे इतने शेयर है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो भैया फिर प्रॉफिट भेजते क्यों? उसमें तो अपना 20, 30, 40 निकालो। और जो आपको इस गिरावट में टेंशन नहीं देके जाएगी कि भैया मैंने तो पहले प्रॉफिट ले रखा है, मैंने तो ले रखा है, प्रॉफिट गिर जाए मेरी तरफ से मार्केट। भैया मार्केट गिरती है तो मार्केट भागती भी है। ये नहीं होगा कि आज अडानी के शेयर गिर रहे हैं तो अडानी के शेयर गिरते ही अडानी कंपनी बंद होगा। कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसा अच्छे शेयरों में कभी ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। तो जब भी आपको लगता है कि मार्केट गिर रही है तो भैया ये तो पार्ट है, अंग है, ये अंग लेकर चलो कि भैया होगा। कल ही एक इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी कि रात को सोचकर ये मत सोया करो कि सुबह हमारे शेयर और मार्केट तेजी में होगी। ये आप रोज सोचते हो, भैया होता नहीं वैसा। पर आपको समझना है कि जब मार्केट गिरती है तो मैं अपने को कैसे संभालूंगा। प्रश्न ये है, उत्तर भी यही है कि धैर्य से संभालूंगा। और जब आपके धैर्य आपको बढ़ावत देगी ना, तो यही शेयर जब आगे जाकर भागेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना भैया। तो जब गिरावट में हम संभल नहीं रहे हैं तो फिर आगे की मंजिल हम पार कैसे कर लेंगे। एक फौजी होता है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है पहले भैया। ट्रेनिंग के बाद उसको एक एक चीज़ें वो पास करके तब उसको जॉब मिलती है। ऐसे नहीं होता कि उठाया और बन गई नौकरी आर्मी की। बहुत संघर्ष करने वाली बात पड़ती है। बॉडी भी होती है ना, किसी बॉडी बिल्डर होता है, पतला सा होता है, पहले वो संघर्ष करता है। इसी तरीके से होती है कंपनी। और कंपनी को समझो। देखो सर, अगर आपको कोई शेयर आपने लिया, आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने उसका फंडामेंटल बिल्कुल चेक करा, बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा है, तो आपका काम वहीं ख़त्म है। उसके बावजूद शेयर गिर रहा है तो वो आपको समझना है कि वो तो लेन देन हो रहा है किसी न किसी का। शेयरों के प्राइस को नीचे ले जाना और शेयरों को प्राइस को ऊपर ले जाना आपके मेरे बस की बात नहीं है। ये सबसे पहले आप दिमाग में डाल लो। उस वजूद में आपको जीना है जो ऑपरेटर आपस में खेल रहे हैं। किसी भी चीज़ को वो घेर सकते हैं, किसी भी चीज़ को वो ले जा सकते हैं। जब एफआईज अपना इतना सारा धन निकालती है तो मार्केट गिरती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट से पैसा निकला है। जब बढ़ावत आती है तो मार्केट में वो पैसा डालते हैं। तो ये दो विधि आपको समझनी है। आपके मेरे शेयर खरीदने से होगा कुछ नहीं, पर अगर आपने समझा कि जो शेयर अच्छा है वो भैया बाद में अच्छा ही होकर जाएगा, क्योंकि कंपनी तो अपना पूरा काम कर रही है। कंपनी अपना पूरा काम कर रही है और वो अपनी बढ़ावत के लिए काम कर रही है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत दिनों तक ऑपरेटर उन चीज़ों को रोक कर ही रखें। भैया उन्हें भी हार माननी पड़ती है जब कंपनी का अंदरूनी मामला बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपका मकसद है, आपने शेयरों को खरीदा और शेयरों को अच्छे तरीके से होल्ड करना है, डिविडेंड के माध्यम से लेना है और दूर तक की स्थितियों के साथ आपको जाना है। ये आप समझ लेना। सुजलोन में जैसे सब कुछ सही होता जा रहा है ना, सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। सुजलोन का शेयर अच्छी मौजूदगी तक पहुंचा। जब सब कुछ अच्छा है सुजलोन पर, उसके बावजूद भी जब सुजलोन ने गिरना शुरू करा तो कौन सी न्यूज़ थी वो? कि जब सरकार ने रिवर्स जो नीलामी थी उस पर कुछ फेरबदल करने की चीज़ें रखी तो पवन वाली कंपनियों के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। उसके अंदर आइनॉक्स विंड और आपका सुजलोन था। अब इसके अंदर सुजलोन की क्या गलती थी?
क्या आपकी क्या मेरी क्या गलती थी? क्योंकि हम तो सही लेकर बैठे थे, पर अचानक से कोई न्यूज आई, कुछ चीज़ों में फेरबदल हुआ, उसकी वजह से सुजलोन गिरा। तो आपको क्या समझना है, जब आप शेयर लेकर बैठते हो तो अचानक से कहीं से भी कुछ भी चीज़ हो सकती है, माइंड में डालकर बैठना। अब इस नीलामी की वजह से जो रिवर्स नीलामी की चीज़ों में चेंजिंग होनी थी, उसके ऊपर से आपको शेयर गिरते हुए देखने को मिले, पर फिर वहाँ पर चीज़ें सही हो गई, फिर अब यह गिरावट देखने को आपको मिल रही है। तो अचानक से मार्केट में सब कुछ सही होगा। सुजलोन एनर्जी का साथ 2030 तक के देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। Q4 इसका आने वाला है, उसका अभी डेट नहीं आई है, पर आपको देखना है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ वो वर्क कर रहा है। आज की वीडियो सुजलोन हो या REC और PFC हो, मैं ये बता रहा हूँ, अचानक से जो चीज़ें आ जाती हैं, उससे जब अच्छे शेयर ही गिर जाते हैं, तो भैया फिर हमारे और आपके हाथ में नहीं है। ये तो कुछ फेरबदल जब हो जाते हैं। इसी तरीके से REC अच्छा वर्क कर रहा था, अच्छा रिजल्ट दिया था, PFC अच्छी काम करती है, इरेडा में अच्छी उम्मीदें हमें दिख रही है कि PM सूर्योदय जो ऊर्जा का भंडार के लिए वर्क करेगा, सोलर के लिए वर्क करेगा, उससे जोड़ते हुए हमने देखा नवकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा जो लोन देता, उससे जुड़ते हुए हमने देखा। क्या न्यूज आई थी अचानक से कल कि RBI ने कहा था कि जो प्रोजेक्ट न्यू होंगे उसके अंदर प्रावधान करना पड़ेगा 5% का, जो पहले 0.4% का था। तो वहाँ से इन शेयरों के अंदर गिरावट आ गई। अब ये अचानक से आने वाली गिरावट थी, अचानक से चीज़ें हुई हैं, इसमें क्या फंडामेंटल चीज़ें कर लेंगे आप मुझे एक चीज़ बताओ। इसमें कुछ फंडामेंटल नहीं कर सकता, जो चीज़ होनी है वो होगी। और इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल ही मार्केट को और हमें लेना पड़ेगा। इन चीज़ों से शेयर नहीं खराब हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ नियमों में फेरबदल हुए हैं, जिसकी वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंपनी करे चाहे वो सरकार करे। नियमों के अनुसार चीज़ें होती हैं, ये आपको समझना। तो सुजलोन भी अच्छा भैया, REC PFC और आपका इरेडा गिर क्यों रहे हैं, ये वजह आपको सबको पता है। RBI की न्यू गाइडलाइन जिस तरीके से इन चीज़ों के साथ आई है ना, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती रहेंगी। और इनके साथ अगर आपको जीना है तो ये समझकर जीना है भैया, कभी भी कुछ ना कुछ होगा, और जब भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा तो जो आपके अच्छे शेयर उसमें भी गिरावट होगी। इसलिए चारों तरफ नज़र रखो कि क्या सिर्फ हमारे घर के अंदर ही बारिश हो रही है या हमें छोड़कर बारिश कहीं और हो रही है। तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब बारिश होगी तो सबकी छत गीली होगी भैया, ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके घर में ही बारिश हो रही है जी, ये भी ध्यान रख लेना। तो एक फंडामेंटल हमें माइंड का भी मजबूत करना पड़ता है, इसके अंदर साइकोलॉजी को मजबूत करनी पड़ती है। यहाँ पर जब गिरावट हो जाती है, सबकी फंडामेंटल, सबके चार्ट धरे के धरे रह जाते हैं, फिर उनको समझ में आती है साइकोलॉजी, और उसके लिए मैं वर्क करता हूँ। इसलिए सबसे पहले अगर अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं, सुजलोन गिर रहे हैं, कोई से भी गिर रहे हैं, क्या वो कंपनी बंद हो जाएंगी? इसलिए किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। सबसे पहले शेयरों का सिलेक्शन करना सीखो, और जब ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा आगे तक बढ़ सकते हो। अशोक लीलैंड के MD जो हैं सैनू अग्रवाल जी, उनसे एक बातचीत हुई, मुलाकात हुई। अभी मैंने आपको बताया था कि अशोक लीलैंड में काफ़ी तेज़ी की चीज़ें भी आ रही हैं, और करीब वित्त वर्ष 2024 में इन्होंने 171% की बस की जो इकाइयाँ हैं, बिक्री हैं, उसको इन्होंने प्राप्त किया है। जब उनसे ये चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य बस के क्षेत्र में भी ज़्यादा उज्ज्वलता की ओर है। ऐसा नहीं है कि वित्त वर्ष 2023 में हमने बढ़त कम की थी, वहाँ पर भी उन्होंने सही की थी। और अब 171% की बढ़त जिस तरीके से न्यूज आई थी बस की बिक्री की इकाइयों की, वहाँ पर अशोक लीलैंड फोकस में आया था। तो सैनू जी कह रहे हैं, अग्रवाल जी, कि हमारी जो स्थितियाँ इस टाइम बस में अग्रणीय है, बस की चीज़ों में अग्रणीय है। ये वित्त वर्ष 2023 में करीब बाजार की बस की स्थिति यानी कि हिस्सेदारी इनकी जो थी करीब थी 30% की। वित्त वर्ष 2024 में इन्होंने इसको कर लिया है 38% की। आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोविड के बाद जिस तरीके से मांग बसों के लिए बढ़ी है, राज्य सरकार यानी कि राज्य रोडवेज की तरफ से जो इनको ऑर्डर और जो इनके पुराने बेड़े की चीज़ें हैं, जो ये आगे भी
इसको पूर्ति करते जाएंगे तो वो भी एक बढ़ोतरी है। दूसरा, निजी क्षेत्र से भी मांग बढ़ती जा रही है, यानी प्राइवेट कंपनियां भी इस तरीके से इनको बस के लिए चीज़ें करती जा रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनके लिए बेस्ट है, उन्होंने ये कहा है। तो अपनी बस की स्थितियों के साथ मजबूत जो है अशोक लीलैंड, और आपको पता है ट्रक के नाम पर भी बहुत बेस्ट है, और आगे की रणनीतियाँ बहुत ज़्यादा अशोक लीलैंड बेस्ट करता जा रहा है। तो ये वो शेयर होते हैं भैया, इनकी गिरावट नहीं देखी जाती। अब 170 के बाद से ये 200 के पार गया, आज 5-7 रुपये गिरा होगा तो लोगों ने टेंशन, देखो सर इस वजह शेयर खरीदोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी कह क्या रही है उस पर दिमाग ज़्यादा लगाइए आप, है ना। कंपनी ने पिछले साल अपनी स्विच मोबिलिटी में करीब 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, वो आपको पता है इलेक्ट्रिक बसों के लिए। ये भी आपको समझना है। भूमि पूजन इनकी ज़मीन का, प्लांट का कहाँ हुआ था, लखनऊ की तरफ हुआ था, ये भी आपको समझना है। दूसरा, पूंजीगत व्यय जो इनका है करीब साल भर में ये खर्च करते हैं करीब 500 से 700 करोड़ रुपए, और इस साल भी, इस वित्तीय वर्ष में भी करीब ये 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद के साथ उन्होंने बताया। पर इसके अंदर स्विच मोबिलिटी के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं होगा, उसके अंदर तो 1200 करोड़ इन्होंने कर दिया है। तो ये आपको समझना है, इनकी बाजार की हिस्सेदारी बसों में अग्रणीय है। ये पॉजिटिव संकेत यहाँ से मिलता जा रहा है। देखो सर, एक पुरानी बात आपको याद दिला दूं, पुरानी क्या, बार बार आपको बताता ही जाता हूं कि जेपी पावर जो है अच्छा है, सब कुछ फंडामेंटल सब कुछ सही है, पर वो अपनी दूसरी सहायक कंपनी के साथ, ग्रुप की कंपनी के साथ प्रॉब्लम में घिरा रहता है तो भाई ग्रुप की कंपनी। ये मैं आपको तब बता रहा था जब जेपी एसोसिएट काफ़ी ऊपर की तरफ था। जब जेपी एसोसिएट ने अच्छी बुलंदी हासिल करनी शुरू करी तो मैंने आपके लिए वहाँ 2 वीडियो बनाई, और मैंने आपको बताया कि भैया जेपी एसोसिएट कई बार डिफ़ॉल्ट घोषित हो जाता है, अपने जो लोन ले रखे हैं उसकी किस्त देने के लिए वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। कई बार ये हमारे सामने आ चुका है। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, जेपी एसोसिएट के ऊपर आईसीआई बैंक ने आईबीसी की धारा के तहत, दिवालिया प्रक्रिया के तहत एनसीएलटी में याचिका दायर कर रखी है, और उसके विरोध कौन कर रहा है, जेपी एसोसिएट कर रहा है। तो एनसीएलटी की तरफ भी एक याचिका दायर है आईसीआई बैंक की तरफ से, जहां दिवालिया की चीज़ों के साथ जेपी एसोसिएट को देखा जाता है। तो ये भी आपको समझना है। दूसरा, आपको देखकर चलना है कि जेपी एसोसिएट के पास एक बड़ा कर्ज है जो इसको 2037 तक देना है, जो करीब 29,805 करोड़ रुपए है, और उसी के अंदर से जो इनकी देय तिथि थी 30 अप्रैल की, उसके अंदर इनको करीब 4,616 करोड़ रुपए 4,616 करोड़ रुपए देने थे, जिसके अंदर मूलधन जो था 1,751 करोड़ का था, और करीब जो ब्याज सहित था 2,865 करोड़ का था। तो करीब 4,616 करोड़ रुपए हो गए, ये इनको देना था। उसके अंदर जेपी एसोसिएट ने कल बताया कि वो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट हो गया और वो दे नहीं पाया है, दायित्व को भुगतान नहीं कर पाया है। यहाँ पर सीधा सीधा इफेक्ट जेपी पावर पे भी पड़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये जो न्यूज़ आज आई है ये मैंने तब आपको बताई थी जब शेयर 25-26 की छलांगे लगा रहा था, और मैंने कहा था ये कभी ना कभी होगा, पर उस टाइम लोगों को याद नहीं आएगा। देखो सर, मैं व्यू पे काम करता हूँ, और व्यू मेरे चाहे मेरे अच्छे शेयर पे हो चाहे बेकार शेयर पे हो, दोनों आगे जाकर चीज़ें ज़रूर रंग दिखाती हैं। आज अगर अच्छे शेयर के अंदर मेरे व्यू आगे के अच्छे हैं और वो अभी बेकार है तो वो अच्छे ही होंगे आगे जाकर, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कंपनी की वजूद को देखा है, और वो गिर रहा हो चाहे आज शेयर। दूसरा, अगर पेनी स्टॉक के ऊपर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और उसके वजूद मेरे सामने इस टाइम फंडामेंटल को देखकर बाद में वो मजबूत कर ले तो भैया वो बात की बात है। तो उस वजह से वो शेयर भाग रहा है और मैं कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा समझना है, तो भैया आगे जाकर आपको फिर वो वजूद दिखता है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट हो गया है, और इसकी वजह से ये शेयर आपको और गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कंपनी ने हाई जो लगाया था 27 रुपये 20 पैसे का, और लो कंपनी का 6 रुपये 90 पैसे का है। सबसे पहले आप ये समझो, भले ही कंपनी बाद में बहुत अच्छी हो जाए, पर टैग लग रहा है इस पे एनसीएलटी का, जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत गुजर रही है आईसीआई बैंक से। वहाँ पर कंपनी अपना
गठन की चीज़ों के साथ भी है, अपने कर्जों को दोबारा उतारने के साथ भी है, वो भी इसके साथ लगती जा रही है। पर कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से वहाँ से निकल जाएगी तो हम फिर पॉजिटिव संकेतों के साथ इसको देखेंगे। जब 27 रुपये 20 पैसे के बाद कंपनी ने तक हाई लग चुका है और उसके बाद अब शेयर कहाँ पर है, 17 रुपये 60 पैसे में, करीब करीब 10 रुपये शेयर नीचे है। तो आप शेयर पर क्यों दाव लगा रहे हैं, पहले आप ये समझो। वो आपको विधि समझनी है कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। 2037 तक इसको भारी भरकम एक अपना कर्जा देना है और उसमें से ही इसकी किस्त थी जिसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हो गई, जो 30 अप्रैल को देना था ये कंपनी ने एक्सचेंजों को बता दिया है। यहाँ से इसके अंदर साथ साथ आपको जेपी पावर का रंग फीका होता हुआ देखने को मिल गया है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बताई थी पर अब ये हुई है। इसी तरीके से जो हमारे अच्छे शेयर हैं जिसके लिए हम आगे की चीज़ें देखते हैं और जो वजूद के साथ वो भैया अपने समय पर चीज़ें होंगी, ये भी आपको समझना है। तो ये आपको दिमाग लगा कर समझना है। ये मार्केट सिर्फ खरीदने शेयर से ही मुमकिन हमें समझ में नहीं आएगी, इसके बहुत सारे रंग हैं, काफ़ी रंगों को आपको इसके अंदर हमें समझना पड़ेगा। कंपनी की सेल अगर हम दिसंबर 2023 की देखें तो करीब 1503 करोड़ रुपए की है। देखो सर, सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहा है, एक ये पॉजिटिव संकेत इसके अंदर हो सकता है। दूसरा, कंपनी ने लॉस भी किया, 476 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस किया है। रिजर्व कंपनी का माइनस में जो 369 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर करीब उधार 15,758 करोड़ का है। तो ये आपको समझकर चलना है। एक चीज़ से और अच्छी कंपनी लग रही है, वो है इसका कैश फ्लो, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसकी जो है सिस्टम से ये पैसा जनरेट करके डाल रही है और वो कैश फ्लो में दिख रहा है, जो 761 करोड़ रुपए का मार्च 2023 में इन्होंने डाला। दूसरा, 625 करोड़ का इन्होंने अपना कर्जा भी उतारा है, तो कंपनी अपना कर्जा भी उतारे। तो इन कंपनियों के साथ धीरे धीरे समय हमें देना तो पड़ सकता है क्योंकि सेल्स भी है, पर जल्दबाजी में इनसे ही अमीर होना वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ें साबित नहीं होगी। तो हमें वजूद के साथ आगे बढ़ना है। कंपनी के प्रमोटर 29.97% है, एफआईज कंपनी के अंदर 2.08% है, डीआईज कंपनी के अंदर करीब है, पब्लिक कंपनी के अंदर 58.80% का है। तो हमें थोड़ा संभल कर वर्क करना है। यहाँ डिफ़ॉल्ट हो गया और इससे आपको देखने को मिला जेपी पावर के अंदर भी भाई सहयोगी कंपनी है, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही ना, तो वो आपको समझकर चलना है। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी सही वर्क करते जा रहे हैं, आरईसी, पीएफसी, इरडा होते सब कुछ जा रहे हैं, बस कुछ नियमों के तहत जो चीज़ें हो जाती हैं वो गिरावट लाती हैं, उस विधि को आपको समझना है। अशोक लीलैंड के एमडी जी ने अपने बस का बाजार की स्थितियाँ बताई, वो मैंने आपके सामने रख दी है। आपको अपनी चीज़ों को साथ देखना है क्योंकि डिफेंस के लिए भी ये वर्क कर रहा है, ये तो आपको पता ही है ना, ट्रक के लिए जाते हैं इसके डिफेंस, तो वो भी आपको समझना है। दूसरा, जेपी एसोसिएट को आपको हल्के हल्के से समझना है और वो सारी चीज़ें तब हो जाएंगी जब ये एनसीएलटी से भी वो याचिका आईसीआई बैंक ने जो लगा रखी है उसको भी आपको समझना है। जेपी पावर अपने फंडामेंटल से तो मजबूत है पर अपनी सहायक कंपनी के द्वारा भी कमज़ोर देखने को मिल रहा है, इसलिए आगे के वजूद को आपको समझकर चलना है कि हमारी दृष्टि हमेशा स्वच्छ तरीके से आगे होनी चाहिए, किसी के टारगेट पर नहीं उलझनी चाहिए। शेयर प्राइस हमेशा गिरावट भी करेगा, उछाल भी करेगा। ऐसा अगर ना हुआ, हमने अगर उछाल ही देखा तो हर शेयर 1-2 लाख रुपए में आपको मिलेगा क्योंकि वो रोज़ बढ़ेगा, वो बढ़ते बढ़ते 1-2 लाख हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। तो प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी आती है और समय में तो प्रॉफिट बुकिंग करना, व्यू को समझना, यही सिर्फ मार्केट में देखा जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से हटकर बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ अपना दिमाग, यानी कि पैनी से हटकर अच्छे शेयरों पर दिमाग लगाइए क्योंकि गिर तो अच्छे शेयर भी रहे हैं पर कवर अच्छे शेयर ही जल्दी करेंगे। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर फ़ोन से, ग्रुप से, शेयरों से एग्जिट और शेयरों में एंट्री और अपने टारगेट बताकर आपको गुमराह कर ना सके। तो किसी को भी इन चारों शेयरों के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई है खरीदने की सलाह नहीं है, समझने की सलाह है। मार्केट गिरती है, आगे भी गिरेगी, सोच कर चलो, अपने दिमाग में सोच कर चलो कि जब उजाले होते हैं तो अंधेरे आते हैं और जब अंधेरे होते हैं तो उजाले आते हैं। इसी का नाम है मार्केट। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।